नमस्कार साथियों। बेसिक के शिक्षकों का कक्षा 1 से 5 तक के जो शिक्षक होते हैं, उनका जो निपुण भारत का जो 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण हुआ है, उसको संदर्भ में आज यह आपको वीडियो दिया जा रहा है, जिसमें उस प्रशिक्षण के 1 और 2 दिनों का आपको सारांश बताया जाएगा। होता क्या है कि कई बार हम अपने प्रशिक्षणों में बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाते हैं, लेकिन समय के साथ वो चीज़ें या तो हमसे विस्मृत हो जाती हैं या हमें उनको दोबारा देखने की आवश्यकता महसूस होती है। प्रशिक्षणों का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षणों की आधारभूत बातें क्या हैं? कई बार इन चीज़ों पर से हमारा ध्यान हटने लगता है। तो उसी के मद्देनज़र आवश्यकता को देखते हुए यह वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपका उसी मॉड्यूल को जो सीमेट प्रयागराज के द्वारा तैयार किया गया है, आपके संदर्भदाताओं को जो दिया गया था, उसी के अकॉर्डिंग उसी मॉड्यूल का यानी उस मूल मॉड्यूल का ही जिसके द्वारा आपका प्रशिक्षण कराया गया था, उसी का उपयोग करते हुए वीडियो तैयार किया गया है, ताकि आपको बिल्कुल मूल चीज़ यहाँ पर प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जो है वो सीमेट प्रयागराज को ही जाता है, क्योंकि पूरी सामग्री उन्हीं की है। यहाँ पर सिर्फ आपको उस प्रशिक्षण की शॉर्ट समरी आपको बताने के लिए और इसको आप आवश्यकतानुसार अपने इसमें चीज़ों को दोबारा देखने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। सबसे पहले तो हम देखते हैं सारी चीज़ें तो आपकी प्रशिक्षण से संबंधित उसकी भूमिका, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रशिक्षण से के संबंध में ही ज़्यादा उपयोगी हैं। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य रहा है निपुण भारत। निपुण भारत यानी आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए जो हमारा मिशन चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पहले उत्तर प्रदेश में आपका जो मिशन प्रेरणा था वो लगाया गया था। उसके जो आउटपुट निकल के आया उसके अकॉर्डिंग यह माना गया, यानी जो अपने देश भारत का जो शिक्षा विभाग है, उसके शिक्षा अनुभाग ने यह माना है कि यह इस तरह का मिशन सारे देश में चलना चाहिए। कोरोना के बाद जो चीज़ें उभर कर आईं, जो परिस्थितियाँ उभर कर आईं, उसमें भी इस चीज़ की आवश्यकता महसूस की गई। तो अब निपुण भारत संपूर्ण भारत में चलाया जा रहा है। तो हमें निपुण जो शब्द है, इस निपुण का पूरा आपका जो नाम है, एक्चुअली यह एक शॉर्ट नेम है, एब्रिविएशन है नाम का, तो वो आपको याद होना चाहिए। इसका पूरा आपका नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, अर्थात आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। याद रहेगा, यानी ये मूल रूप से क्या है, एक राष्ट्रीय पहल है। किसके लिए है यह? आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में कुशलता के लिए। आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान क्या है? तो यह एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है और हम इस प्रशिक्षण में इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे कि आधारभूत साक्षरता और आधारभूत संख्या ज्ञान क्या है। आप इसे मोटे तौर पर इस तरह समझ सकते हैं कि आधारभूत साक्षरता यानी बच्चों को आपका वर्णों का ज्ञान हो जाना चाहिए, वर्ण पहचानने आ जानी चाहिए, वर्णों की संरचना समझ में आ जानी चाहिए, वर्णों का सही तरीके से उच्चारण आ जाना चाहिए। उसके बाद वर्णों से बनने वाले शब्दों से बनने वाले आपके जो वाक्य हैं और वाक्यों से बनने वाले जो अनुच्छेद है, वो अर्थ के साथ पढ़ना और उसको समझना आना चाहिए। अर्थात यदि कोई अनुच्छेद बच्चा पढ़ रहा है तो सिर्फ पढ़े ही ना, बल्कि उसको थोड़ा बहुत नहीं, उसको पूरी तरह से समझे, और समझने का अर्थ है कि वो उस पर चर्चा करने योग्य बन जाए, अर्थात उस पर संबंधित जो प्रश्न हैं वो उनको दे सके। इसी प्रकार से आधारभूत जो संख्या ज्ञान है उसमें भी वही चीज़ है कि पहले तो बच्चा जो अंक हैं, अंकों की संरचना समझे, अंकों का जो पैटर्न है वो समझे, अंकों की जो अवधारणाएं हैं, घटता बढ़ता छोटा बड़ा सारी तरह की जो चीज़ें हैं, संख्यात्मक जो अभी उसकी जो गुण हैं वो उन चीज़ों को समझे, और उसके बाद वो उसको अपने व्यावहारिक जीवन से जोड़ करके उसको पढ़ लिख सके। और जो सरल प्रश्न हैं, आधारभूत प्रश्न हैं, जो गणितीय संक्रियाएं हैं, क्या है आपकी जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, वो छोटे छोटे स्तर पर इनको वो करने में सक्षम हो सके। तो यह आपके निपुण भारत का एक लक्ष्य, इसका नाम है। NEP 2020 क्या होता है कि कोई भी देश बिना किसी अच्छी पॉलिसी के तो आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि जो लोगों का समूह होता है उसको व्यक्तिगत तौर पर तो हर चीज़ बताई नहीं जा सकती। इसके लिए सरकारें जो होती हैं वो पॉलिसीज़ लाती हैं। हर चीज़ की पॉलिसी होती है, आपकी एजुकेशन की भी पॉलिसी यानी शिक्षा की भी एक पॉलिसी होती है, एक शिक्षा नीति होती है कि हमें अपने देश के बच्चों को, हमें अपने देश के भविष्य को
कौन सी चीज़ें सिखानी हैं और किस तरीके से सिखानी हैं, ताकि हम अपने देश को एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकें। तो अभी तक हमारे देश में जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी यानी शिक्षा नीति चल रही थी, वो 1986 में लागू की गई थी। वो थोड़ी-सी समय के साथ उसमें बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि आज हम एक डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, इंटरनेट का युग है। तो अब हमें एक नए सिनेरियो में एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता बिल्कुल ही इसकी पड़ रही थी। तो हमारे जो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे के कस्तूरीरंगन जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और उसकी सिफारिशों के आधार पर एक एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 इसको लागू किया गया। इसकी जो आप कह सकते हैं इसका जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई कि आधारभूत सीख को देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना। सबसे पहली चीज़ तो एनईपी में कहा गया है कि हमें बच्चों को जो आधारभूत ज्ञान है वो उनको स्कूली स्तर पर और या प्री स्कूली स्तर पर अवश्य रूप से दे देना है। दूसरी चीज़ है कि आधारभूत साक्षरता गणित के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल, ये निपुण भारत वही राष्ट्रीय अभियान है। और जो तीसरी चीज़ है वो एक ये सब लक्ष्य हमें कब तक पाना है, 2026-27 तक पाना है। क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं प्रयास किए जाते हैं। कई बार प्रयासों में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, जैसे कि आपकी स्कूलिंग है, जो बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसमें भी इसी तरह की रुकावटें आई हैं कि बस संसाधनों की कमी आई है, शिक्षकों की कमी आई है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा अवरोध हमारे देश को या हमारे देश के जो बच्चों को झेलना पड़ा है वो रहा है कोरोना काल। जहाँ पर बच्चों को स्कूल से दूर रहना पड़ा है और उनको अगली कक्षा में प्रमोट भी करना पड़ा है। इससे क्या हुआ कि बच्चों का स्कूलिंग या हम कह सकते हैं स्कूल के वातावरण, शिक्षक या अपने अन्य सहपाठियों के साथ जो एक समझ होती है, एक भावनात्मक लगाव होता है, वो उसमें कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न हुआ है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के इस मॉड्यूल को आगे बढ़ाना है। जैसे वो इसमें बता रहे हैं कक्षा 3 तक आधारभूत शिक्षा में संपूर्ण उपलब्धि पाना स्कूली शिक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कक्षा 3 तक आधारभूत, ठीक है, जो भी आधारभूत अभी हमने चर्चा की है वो आधारभूत है। कब तक पाना, 2026-27 तक पाना है। क्या-क्या करना है, तो देखिए इसमें समझ के साथ पढ़ना है, लिखना है, बेसिक गणित के काम हैं और जीवन के बुनियादी कौशल हैं। ये तो हम इसको हाँ, ये निपुण भारत के जो हमारे मिशन के उद्देश्य हैं उनको अगर देखें तो क्या-क्या हमारे उद्देश्य हैं। मोटे तौर पर अगर हम इनको देखें तो एक ही कि जो गतिविधियाँ हैं उसमें हम खेल-कूद और अन्य जो शिक्षा शास्त्र के जो बच्चों के हित वाले बच्चों को लिए जो बनाए गए सिद्धांत हैं उनको अप्लाई करें, उनको लागू करें। बच्चों को प्रेरित करें, स्वतंत्र समझ के साथ उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करें और उनको स्थायी कौशल वाला बनाने के लिए प्रयास करें। बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र को तर्क के साथ समझने और गणना के अन्य जो समस्या समाधान के तरीके हैं उनको स्वतंत्र रूप से उन पर काम करने लायक बनाया जाए। बच्चों की परिचित या जो मातृभाषा है कह सकते हैं हम जिसमें वो घर के वातावरण में आगे बढ़ते हैं और वो सीख कर के विद्यालय आते हैं, उसमें शिक्षण सामग्री को सुनिश्चित किया जाए। शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा प्रशासकों की क्षमताओं का निर्माण किया जाए। आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाना और पोर्टफोलियो, समूह और मिलजुल कर किए गए कार्य, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण आदि छोटे-छोटे टेस्टों जैसी चीज़ों के साथ उनको उनकी प्रगति पर और उनकी कमियों पर हम उनको काम करें। हमें ये काम करना है जिस तरह से और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना चाहिए। काम जब हम उनके करेंगे तो हमें उनकी ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी। ट्रैकिंग का मतलब है कि समय-समय पर हम उनको ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितना काम किया है, उस काम में वो कितना कुशल हो पा रहे हैं और जो कुशलताओं से वो मान लीजिए किसी वजह से वो नहीं उन कुशलताओं को पा रहे हैं, तो उनको लिए हमें और क्या प्रयास करने हैं। ये ट्रैकिंग हो गई है। निपुण भारत के अधिगम के जो लक्ष्य हैं वो आप इस तरह से देख सकते हैं या इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं कि क्या लक्ष्य हैं। तो हमें जो निपुण भारत के लक्ष्य हैं उसमें भाषा में आपकी जो बाल भाषा में है अर्थात जो प्री स्कूलिंग में है वो आप कह सकते हैं निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही रूप से पढ़ लेते हों। कक्षा 1 में है कि 5 सरल शब्दों अर्थात 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ लेते हों। कक्षा 2 में है अनुच्छेद
जो अनुच्छेद बनेगा वाक्यों से, उसमें 45 शब्द प्रति मिनट की दर से वो पढ़ लेते हैं। तो 1 मिनट में 45 शब्द पढ़ लेती हूँ और पढ़ने के साथ समझ लेती हूँ। अब समझ को हम कैसे चेक करेंगे, वो प्रश्न पूछकर। अगर 75% प्रश्नों में से वो अगर सही जवाब दे रहे हैं, अर्थात यदि हम उनसे 4 प्रश्न पूछते हैं, वो 3 प्रश्नों के जवाब सही दे रहे हैं, तो फिर वो हम मान लेंगे कि उन्होंने वो कौशल प्राप्त कर लिया है। इसी तरह कक्षा 3 में भी है कि वो 60 शब्द प्रति मिनट की दर से पढ़ लेते हों और 4 में से 3 प्रश्नों को सही जवाब दे पाते हों। गणित के अगर निपुण लक्ष्यों की बात करें तो बाल वाटिका में है 10 तक के अंकों को पढ़ लेते हों, दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं के क्रम को व्यवस्थित करते हो। क्रम का अर्थ अभिप्राय है कि छोटा बड़ा समझते हों, आगे पीछे समझते हों, दायां बायां ऊपर नीचे, इन सब चीज़ों को वो समझते हों। कक्षा 1 में 1 अंकीय जोड़ और घटाव के 75% प्रश्नों को हल करते हों। कक्षा 2 में है कि जोड़ और घटाव के सरल प्रश्न जिनका योग टोटल 99 आता हो, उनको वो हल कर पाते हों 75%, अर्थात 2 अंकीय हों लेकिन जोड़ उनका 99 तक होता हो। ठीक है। इसी प्रकार से कक्षा 3 का जो है कि जोड़, ऐसा जोड़ जिसका जोड़ संख्याओं का जोड़ 999 तक हो एवं घटाव 3 अंक की घटाव के 75% प्रश्नों को हल कर लेती हूँ और साथ में 2 से 10 तक संख्याओं के गुणा भी कर लेती हूँ। गुणनफल लगभग 100 तक होना चाहिए, यानी 100 से ज़्यादा गुणनफल नहीं होना चाहिए। 75% प्रश्नों को इनको हल कर लेती हूँ और इन सब लक्ष्यों को हमें हासिल करना है 2026-27 तक। तो ये चीज़ें थी आपकी जो बेसिक निपुण भारत की है। इसके बाद इसमें जो प्रशिक्षण में जो आपको क्या क्या काम करना है वो सब दिया गया है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, कि भाई ये कैसे पता चला कि कितनी कमी है। तो देखिए कि क्या है कि कुछ सर्वे किए गए हैं और उस सर्वे को किया किसने है, वो है अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा 5 राज्यों छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में ये किया गया है सर्वे। कोविड-19 के कारण स्कूलों के बंद होने की वजह से बच्चों में लर्निंग रिक्तता का मतलब है कि जो अधिगम का जो स्तर उन्हें प्राप्त कर लेना चाहिए था, वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वो एक उनके बीच में रिक्ति आ गई। जैसे कक्षा 1 का बच्चा कक्षा 2 में पहुंच गया है, तो इसका मतलब है कि जो कक्षा 1 के लिए जो निर्धारित ज्ञान है वो प्राप्त होना चाहिए, लेकिन चूंकि कोविड के कारण कक्षा 1 के बच्चे को कक्षा 2 में प्रमोट करना पड़ा है, बजाय इसके कि वो उस ज्ञान को पहले प्राप्त करे। तो कक्षा 1 की जो नॉलेज है वो उस बच्चे को नहीं मिल पाई है और कक्षा 2 में वो पहुंच गया है। तो ये गैप बन गया है ना, कि बच्चा कक्षा 2 में पहुंच गया है और कक्षा 1 की उसे चीज़ें नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही, वो हमें पता है कि कोविड के कारण। तो ऐसा एक अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, शोध विश्वविद्यालय द्वारा एक सर्वे कराया गया है कि 49% बच्चों ने चित्र में दिख रही घटनाओं पर अब बात करने की, यानी अपने शब्दों में बात करने की क्षमताओं को खोया है। एक चित्र हम दिखाएंगे तो 49% बच्चे उसको नहीं बता पा रहे थे, उसमें दिख रही चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पा रहे थे। 71% बच्चों ने लिखित सामग्री देखकर पठन की क्षमता खो दी है। 30% बच्चों ने अपने द्वारा बनाए गए चित्रों के नाम लिखने की क्षमता खोई है और 23% बच्चों ने कहानी सुनकर मौखिक रूप से उससे संबंधित उत्तर देने की क्षमता खो दी है। यानी 92% बच्चों ने कोई ना कोई क्षमता अपनी खोई है। ये तो हम सबको पता है कि कोविड कितना कठिन समय था। इसी प्रकार से गणित की बात करें तो 26% बच्चों ने 2 अंकों की संख्याओं में जो संख्यांक होते हैं उनको देख करके पहचानना वो भूल गए थे, वो क्षमता खो दी थी। 37% बच्चों ने 2 अंक की संख्याओं के जोड़ों को, भले वो चित्रों के माध्यम से हो, वो पहचानने की क्षमता खो दी थी। 48% बच्चों ने 3D मूर्त आकृतियों को पहचानने की क्षमता को खोया था और 44% बच्चों ने दैनिक जीवन की समस्याओं को घटाव के माध्यम से हल करने की क्षमता को खो दिया था। कुल मिलाकर के 82% बच्चों ने गणितीय दक्षताओं में कुछ न कुछ खोया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बच्चों से छूट गई हैं या वो उन क्षमताओं को हासिल नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमें यह प्रशिक्षण लेना पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक वीडियो यहाँ पर दिखाया गया था आपको, डू फ्लावर फ्लाई। इसमें आपको बताया गया था किस तरह से बच्चों के मन को सीधा सा भरा जा रहा है, बजाय उनके प्राकृतिक गुणों को विकसित करने के। हम उनको स्कूल में सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग को भर रहे हैं अपने ज्ञान से, जबकि होना ही चाहिए कि उनके ज्ञान को प्राकृतिक रूप से विकसित होने का अवसर देना चाहिए। अतः शिक्षक का काम एक फीडिंग कराने वाले व्यक्ति की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षक का काम एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए कि बच्चे
अपने प्रवाह में सीख सकें और उनका प्राकृतिक और नेचुरल विकास उसमें बाधित ना हो। एक शेर, बंदूक और दीवार इस तरह की गतिविधि आपको कराई गई थी उसमें, अगर आपको याद हो। एक गतिविधि आपको करानी है अपने स्कूल में, जिसमें कि कोई से 2 बच्चों को हम खड़ा करके और उनको एक साथ बोलेंगे कि शेर, बंदूक या दीवार में से कोई 2 एक-एक शब्द वो बच्चे बोलेंगे और इसमें स्कोरिंग होगी। आपको पता था कि अगर किस तरह से स्कोरिंग होगी, अगर एक बच्चा शेर बोलता है, एक बच्चा बंदूक बोलता है, इसका मतलब है कि बंदूक ने शेर का शिकार कर लिया, तो फिर वो बंदूक वाले को 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसी तरह से अगर बंदूक और दीवार हो, यानी एक बच्चा बंदूक बोलता है, एक बच्चा दीवार बोलता है, तो इसमें फिर वो दीवार को नंबर दे दिए जाएंगे, या फिर शेर और दीवार बोला जाता है तो बस शेर को 1 नंबर दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपकी स्कोरिंग हो जाती है और बच्चों को ये बहुत ही रोचक चीज़ लगती है। और अगर इसमें कोई सेम टू सेम बोलता है तो आपको पता है कि उसमें कोई भी बच्चे को नंबर नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद जो आपका नया था कि हम बच्चों को कक्षाओं में भाषा कैसे सिखाते हैं, यानी अभी तक का पैटर्न क्या था। तो बच्चे जो आते हैं हमारे स्कूल में, वो अगर मान लीजिए हम उनको ऐसा मानते हैं कि घर से वो कुछ भी सीख के नहीं आए हैं लिखित रूप से, तो उनके लिए जो प्रतीक हैं वो इस तरह के दिखाई देंगे। यानी अगर जिस तरह की हम ये भाषा देख रहे हैं, क्या हम इस भाषा को पढ़ पाएँगे? हम में से अधिकांश व्यक्ति शायद इस भाषा को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएँ। हम इसमें से एक अक्षर भी नहीं समझ पाएँ। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अपरिचित है। अब यही कल्पना बच्चों के साथ हमें करना है कि देखिए, बच्चे भी जब स्कूल में आते हैं तो उनके लिए भी बोर्ड पर लिखे या किताबों में लिखे अक्षर इसी तरह के दिखते होंगे। जैसे हम इनको बहुत प्रयास करने के बाद भी समझ नहीं पाएँगे, उसी तरह से बच्चे भी लिखित भाषा को नहीं समझ पाते और उनके लिए भी वो सब चीज़ मात्र एक प्रतीक होती है। जो अक्षर हमारे लिए आ होता है या हमारे लिए का होता है, बच्चों के लिए वो सिर्फ़ एक चिन्ह होता है, एक चित्र होता है। हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान से उस चिन्ह को जोड़ना है कि इस तरह की आकृति का उच्चारण ए है। तो इसी को हम कहते हैं डिकोडिंग, जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। इस तरह की चीज़ें अगर हम देखेंगे कि भले ही हम सार्थ उसमें ऐसे शब्द लिख रहे हैं जिनको हम जानते हैं, यहाँ पर भी अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं मिला पाएँगे। और इसी तरह से हम कुछ ऐसे शब्द ले लेंगे जिनका अर्थ भी होगा और फिर उनको हम लिखेंगे, तो भी अगर हम उनको एक पैटर्न में, सही पैटर्न में और सही क्रम में नहीं व्यवस्थित कर पा रहे हैं, तो भी वो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा से इन चीज़ों की तुलना की गई है कि अगर हम अलग-अलग जो कौशल हैं बच्चों के, जैसे देखना है, सुनना है, बोलना है, इनको अलग-अलग डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो हमें अलग-अलग रिज़ल्ट मिलेगा और एक जो हमारा इच्छित जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक ऑर्केस्ट्रा की तरह ये कौशल काम करते हैं। ऑर्केस्ट्रा अर्थात जो वाद्य संगीत का जो एक प्रोग्राम होता है, उसमें अगर अलग-अलग धुनें अपनी-अपनी तरह से बजाई जाएँ और उनमें कोई तालमेल ना हो तो उसका आनंद कोई नहीं ले पाएगा। उसी तरह से बच्चों के जो अलग-अलग कौशल है उनको अलग-अलग विकसित ना करके हमें एक साथ विकसित करना है। भाषा के कौशल क्या हैं? तो भाषा के कौशल देखिए उन्होंने 2 बताए हैं कि शब्दों को पहचानना और अर्थ निकाल पाना। सबसे पहले तो जो किताब पर, पोस्टर पर या बोर्ड पर जो अक्षर लिखे हैं, जो चिन्ह बने हुए हैं, उन चिन्हों को बच्चों को पहचानना आना चाहिए। जब वो पहचान लेंगे, यानी डिकोडिंग कर लेंगे, फिर उनका अर्थ निकालना आना चाहिए। ये भी एक डिकोडिंग का एक हिस्सा ही है कि इसको हम ब्लेंडिंग भी कह सकते हैं, अर्थ शब्दों को पहचान करके जोड़ना। और जब वो उस चीज़ को समझने लगें कि क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, इसका उच्चारण क्या है, फिर वो उसका अर्थ निकालना उन्हें आना चाहिए। दोनों चीज़ें भाषा के कौशल हैं, अर्थात जो लिखा हुआ है पहले तो उसे पढ़े और पढ़ने के बाद उसे समझे, यही आपकी भाषा का कौशल है। संतुलन बना के रखना है इन चीज़ों में, हमने देख ही लिया है। अब संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति, इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। पहले तो मौखिक भाषा विकास होगा। मौखिक भाषा विकास कैसे होता है कि बच्चों से उनके अनुभवों पर चर्चा करें। बच्चे विद्यालय आते हैं, विद्यालय से घर जाते हैं, मोहल्ले में खेलते हैं, अपने आसपास के किसी बाज़ार में, दुकान में या मेले में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। उन सब चीज़ों पर चर्चा करना, इससे बच्चों में क्या होता है, झिझक कम होती है और वो अध्यापक के साथ एक अच्छा आत्मीय संबंध बना पाने में सक्षम हो पाते हैं और इससे उनकी झिझक खुलती है और बच्चों के साथ जो शिक्षकों का व्यवहार है वो मित्रवत हो जाता है। इससे बच्चों का मौखिक भाषा विकास होता है। वो अलग-अलग तरीके की वस्तुओं के बारे में, अलग-अलग तरीके के रंगों के बारे में या कई सारी गतिविधियों के बारे में बात करने में सक्षम होते हैं। यह मौखिक भाषा विकास का
एक तरीका है। फिर इसके बाद शब्द पहचान अर्थात डिकोडिंग, जिसको हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रतीक इस तरह से लिखे हैं, तो शुरुआत में बच्चों के लिए वो मात्र एक चिन्ह होते हैं और एक चित्र होते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि ये का लिखा है, पा लिखा है, माँ लिखा है, इस चिन्ह को ऐसा बोलेंगे। उसके बाद फिर आता है पठन। पठन में भी बहुत से तरह के पठन, जैसे उभरता पठन, शब्द पठन, वाक्यांश पठन, सरल पठन, पाठ पठन। फिर हमें बताना है बच्चों को लेखन, अर्थात जब हम पठन तक उनको ले जाएंगे, फिर लेखन। और इसमें चीज़ें एक साथ चलानी पड़ेगी हमें, इनके चरणबद्ध तो रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि एक चीज़ में पारंगत करने के बाद दूसरी चीज़ को शुरू करेंगे। यही संतुलित शिक्षण पद्धति रहेगी। शुरुआती दौर में मौखिक भाषा विकास और डिकोडिंग पर थोड़ा ज़्यादा समय दिया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि एक साथ तो चलानी है, लेकिन चरणबद्ध रहेगा, तो जो जिसकी आवश्यकता ज़्यादा है पहले वो चीज़ हम करेंगे। ठीक, लेखन को डिकोडिंग और मौखिक भाषा विकास के से जोड़कर काम करवाया जाए तो और बेहतर रहेगा। अर्थात मौखिक भाषा विकास में लिखना पढ़ना एक दूसरे के साथ चलें तो सारा बेहतर होगा। हम सारांश रूप से कह सकते हैं कि ये सभी कौशल एक साथ सिखाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो वार्षिक योजना है वो क्या है आपका, इसमें चर्चा की जो आपके मॉड्यूल दी गई हैं उसमें, तो भाषा की दक्षताओं में सिखाने के लिए किन किन चीज़ों का काम किया जाएगा, शाब्दिक आकलन कैसे किया जाएगा, तो ये आपके जो मॉड्यूल हैं उसमें सब कुछ आपका दिया रहेगा। ये तो आप अपने वहाँ जब मॉड्यूल आपके पास आएंगे तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। ये आपके जो आपको सामग्री दी गई थी वो सामग्री है जिसका आपको उपयोग करना है। इस तरह से कक्षा आपको बनाना है। इस तरह से आपका प्रशिक्षण का पहला दिन पूरा होता है। दूसरे दिवस में आपको इसी तरह की चीज़ें बताई गई हैं कि ये आपकी है शिक्षण सहायक शिक्षण सामग्री का परिचय। किस तरह की सहायक शिक्षण सामग्री आपको प्रयोग में करनी है, सब आपको दी गई है। जैसे कि आपको दिया गया है, भाषा के संदर्भ में आपको कुछ पोस्टर दिए गए हैं। कहानी पोस्टर है, कहानी उसमें अलग अलग पोस्टर है, चित्र है और कहानी भी दी गई है। कविता पोस्टर, उसमें चित्र है, कविताएं दी गई हैं। भाषा शिक्षण है, इसमें आपको बिग बुक है। बिग बुक आप अर्थात एक तरह की कॉमिक बुक है जिसमें चित्र और कहानी दोनों साथ में दी जाती हैं। चित्र चार्ट है, इसमें एक बड़ा सा पोस्टर रहता है, वो किसी घटना पर आधारित होता है जिसमें बच्चे बहुत सारी बातें आपसे कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक है, आपको पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 में कलरव, कक्षा 2 में किसलय, कक्षा 3 में पंखुड़ी, आपको पता ही आपके स्कूलों में चलती है। इनका भी आपको उपयोग करना है। और साथ में जो स्टोरी बुक आपको दी गई है, सहज 1, सहज 2, सहज 3, ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की जो कहानियों की किताबें हैं, इनको ज़रूर आपको इस्तेमाल करना है। इनके प्रयोग से आपको अपनी कक्षाओं के बच्चों को बहुत ज़्यादा उनके कौशल विकास में मदद मिलने वाली है। चित्र कहानी पोस्टर, इसमें एक ही पोस्टर में कुछ ज़्यादा चित्र होते हैं, एक ही पोस्टर होता है, चित्र ज़्यादा होते हैं और क्रम से होते हैं, किसी कहानी के वर्णन करते हैं वो। जो आपको जो 3 किताबें दी गई हैं, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, आपको कक्षा 1 आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, कक्षा 2 आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, कक्षा 3, इसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है। भाषा की कार्य पुस्तकें आपके घर पर हैं ही, आपके विद्यालयों पर हैं ही। अब इसमें जो आपके भाषा शिक्षण के लिए वो 3 कालांश आपके तय किए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा कालांश। इसमें आपको अलग-अलग कौशलों पर काम करना है। जैसे कि पहले कौशल पर हमने देख चुके हैं, आपको मौखिक भाषा विकास पर काम करना है। दूसरे कालांश में आपको करना है उनके डिकोडिंग पर काम, और तीसरे कालांश में आपको काम करना है उनके पठन पर। तीनों कालांशों की रणनीतियाँ आपको इस तरह से बनानी है। तो जैसे हमने देख लिया, पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास करना है। मौखिक भाषा विकास कैसे करेंगे कि अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा कराएंगे, अनुमान लगवाएंगे, कोई ऐसी घटना बताएंगे, कोई ऐसा समस्या बता देंगे बच्चों को, या उनके स्तर की छोटी सी, कि मान लीजिए कछुआ और खरगोश दौड़ रहे थे, उनके बीच रेस हुई, और फिर हम कहेंगे कि मान लीजिए बीच में नदी आ गई, तो बताइए अब क्या हो सकता है। तो बच्चे अपनी कल्पना से उसमें अनुमान लगाएंगे। अपने विचार पर आधारित तर्क करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करिए, और अन्य विचारों से सहमति की उनमें क्षमता विकसित करनी है। पहले कालांश। दूसरे कालांश में हमें करना है, इसमें जो शिक्षण संबंधित जो कार्य है वो हमें करना है कि चित्र, चार्ट, पाठ्य पुस्तक, कविता पोस्टर आदि से हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कालांश 2 में डिकोडिंग है, और डिकोडिंग जैसे वर्ण मात्रा पहचानना, ब्लेंडिंग अर्थात तो जैसे दो वर्ण को जोड़ करके एक शब्द बनाना। जैसे पा,
और ला पल, हम ऐसे लिखते हैं ना, पा धन ला बराबर पल, ऐसा बच्चों को बताते हैं, तो वही ब्लेंडिंग कहलाती है। शब्द एवं वाक्य पठन, इनके अभ्यास की गतिविधियां कराई जाएंगी। डिकोडिंग पर मौखिक रूप से कार्य पुस्तिका और बच्चों की कॉपी को उपयोग करते हुए ये सब किया जाएगा। कार्य पुस्तिका का उपयोग जरूर करना है डिकोडिंग में। और डिकोडिंग से संबंधित शिक्षण कार्य के लिए हमें क्या सामग्री है, तो अभ्यास कार्य है, कार्य पुस्तिका हैं, और इसको हम कॉपी में भी करा सकते हैं। पठन का काम जो है वो आपको तृतीय कालांश में काम करवाना है, और इसके लिए निश्चित है आपको बिग बुक और सहज जो स्टोरी बुक है उनका इस्तेमाल अवश्य रूप से करना है। आप पाठ्य पुस्तक का भी इस्तेमाल कर ही सकते हो। कार्य पुस्तिका पर कार्य, ये आपको यहाँ पर कार्य पुस्तिका पर किस प्रकार से कार्य करना है ये आपने पहले भी समझ लिया है, और यहाँ पर आप इस चीज़ को इस मॉड्यूल में आपको इसमें बताया भी गया था किस तरह से आपको काम करना है। बच्चों के लिए जो कार्य पत्रक दिए जाएंगे वहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। आपको जो पुस्तक दी गई है उसमें आपको पूरी इसमें डिटेल में दिया गया है, तो इस वीडियो में उन सबकी चर्चा करने का कोई अभिप्राय नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए काम करना है। इसमें आपको इतना करना है कि देखिए आपके यहाँ पर दिया रहेगा कि आपका कौन सा कालांश चल रहा है, 1 2 3 क्या है, किस चीज़ का है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे एक चित्र बना है, उस पर एक सबसे नीचे पीली पट्टी के ऊपर इस पर एक टिक मार्क लगा है। ये टिक मार्क जरूर आपको देखना है कि टिक मार्क बच्चा लगाएगा जब हम उस पत्रक का पूरा काम कर लेंगे। बच्चा इस पत्रक का देखिए, जैसे ये है, बच्चा इस पत्रक पर पूरा काम करेगा। पूरा काम करने के बाद यहाँ पर जो आपको ये स्टार दिख रहा है, जो आपका थंब दिख रहा है और जो आपका स्माइली दिख रहा है, इस पर आप काम करेंगे। यानी बच्चे की प्रगति के हिसाब से इसको टिक मार्क करेंगे। यहाँ पर बच्चे को नेगेटिव मार्क देना ही नहीं है, यानी बच्चा कुछ अगर ख़राब भी करता है काम तो भी आपको उसे ख़राब नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है, इसका मतलब है, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसलिए क्योंकि बच्चा भले ही इस पत्रक पर पेंसिल आड़ी तिरछी भी चला देता है, मान लीजिए आड़ी तिरछी चला देता है, उसने कोई सार्थक काम नहीं किया, फिर भी उसने काम किया है, उसने कागज़ पर पेंसिल चलाई है, यह भी उसके सीखने की प्रक्रिया है। अर्थात हम ये कह ही नहीं सकते कि किसी बच्चे ने जीरो सीखा है। कोई भी बच्चा होता है वो कभी जीरो नहीं सीखता है। हाँ, हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं सीखेगा, वो अलग बात है, लेकिन वो सीखता है, वो अपनी प्रतिभा या अपने उस समय के वातावरण के हिसाब से वो वाला उतना सीख चुका है। हमें उस पर और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता रहेगी। तो वो कुल मिला के वो सीख रहा है, अच्छा सीख रहा है। बगल में दिनांक लिखेंगे और उसके बगल में आप हस्ताक्षर लिखेंगे। यहाँ पर आपको उस पर बच्चे से टिक करा देना, ताकि बच्चे को भी पता चले और बच्चे को भी अपनी एक इम्पोर्टेंस का एहसास हो कि ये मैं भी इस चीज़ को टिक कर सकता हूँ अगर मैं इस पर काम कर लूँ तो। इस प्रकार से आपको बहुत सारे पत्रक मिलेंगे और इस पे हमें काम करना है। ये आपके दूसरे दिन का पूरा काम था। दैनिक शिक्षण योजना की संरचना आपको ज़रूर पता होनी चाहिए किस तरह से है। तो इसमें 2 तरह की शिक्षण योजना आपकी, एक विस्तृत शिक्षण योजना है। विस्तृत शिक्षण योजना आपकी सप्ताह के 4 दिन चल रही है और उसमें आपको अलग-अलग तरीके से, यानी पहले, दूसरे, तीसरे दिन आपको क्या करना है, पहले कालांश में, दूसरे कालांश में, तीसरे कालांश में आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आपकी कार्य पुस्तिका में सब कुछ लिखा है, आपको ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसको रिकॉल करने की आवश्यकता नहीं है, मेन चीज़ आपके हम लोग देख ही चुके हैं। संक्षिप्त कार्य योजना, संक्षिप्त कार्य योजना ये होती है कि इसको एक तरह का हम रिवीजन कह सकते हैं, दोहराव कह सकते हैं। 4 दिन में बच्चों ने जो कुछ सीख लिया है, 5वें दिन हम उन चीज़ों को रिपीट करना है, हमें बच्चों से उनको फिर से उन चीज़ों पर काम करना है कि कोई बच्चा पीछे तो नहीं छूट गया है, किस बच्चे ने कितनी चीज़ों को अचीव कर लिया है, ताकि 6वें दिन हम उन चीज़ों को रिमेडियल कर सकें, अर्थात उनको उपचारात्मक शिक्षण कर सकें। तो इस तरह से आपको इस समूह कार्य आपको दिए गए हैं कि किस तरह से समूह कार्य हम करेंगे, आपके प्रशिक्षण के दौरान आपको कराए गए होंगे। मौखिक भाषा, देखिए मौखिक भाषा किस तरह से विकसित होती है, क्या क्या आपके इसमें आते हैं, तर्क देना, सुनी हुई बात पाठ को दोबारा सुनाना, बताना, प्रतिक्रिया देना, सोचने के लिए बातचीत का प्रयोग, प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना व निष्कर्ष निकालना, मुख्य विचार पकड़ना, सहमति असहमति जताना, अनुभव की गई बात को साझा करना या नए शब्दों का प्रयोग करना, ये सब चीज़ें आपकी मौखिक भाषा विकास है। और मौखिक भाषा क्यों ज़रूरी है ये तो हमें पता है कि देखो, मौखिक भाषा सीखने का आधार होती है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। बच्चे की बेहतर समझ बनाती है, बच्चे को समझने का आधार होती है। मौखिक भाषा से शब्दकोश बढ़ता है, यानी नए नए शब्द बच्चों को पता चलते हैं, वो उनका अभ्यास करते हैं। तो ये सब चीज़ें मौखिक भाषा के लिए ज़रूरी है।
मौखिक भाषा कैसे? मौखिक भाषा 2 तरह से वो अब चीज़ों को बाहर से कैप्चर करते हैं बच्चे, आँखों से और सुन कर के। और इन सब चीज़ों की प्रोसेस उसके मस्तिष्क में चलती है। बस वही प्रोसेस वो अपने शब्दों में बताना सीख जाए, यही उसकी मौखिक भाषा विकास का आधार है। तो सुनकर समझना प्लस शब्द पहचानना। पहले तो बच्चा सुनेगा और सुन कर के वो समझेगा, उस चीज़ को वो बताए, पहला मौखिक भाषा। फिर शब्द को पहचाने और इन चीज़ों का मिला-जुला रूप होता है पढ़कर समझना। मौखिक भाषा विकास में क्या है कि हम क्या-क्या करा सकते हैं, तो चित्रों पर चर्चा करा सकते हैं, बच्चों के अनुभव पर चर्चा कर सकते हैं, कहानी पर चर्चा करना है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ पर चर्चा करना है, अभिनय रोल प्ले करना है, साक्षात्कार और सर्वेक्षण भी हम कर सकते हैं। मौखिक भाषा विकास के खेल, साक्षात्कार और सर्वेक्षण ऐसे कि बच्चों से हम एक दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं, या किसी बच्चे के जो मान लीजिए कोई उनके एक दूसरे के घरों के बारे में हम पता करवा सकते हैं कि भाई जाइए बच्चा कि मम्मी पापा से कल पूछ के आना कि बच्चा घर पे कितने दिन पढ़ता है, कितनी देर तक पढ़ता है, कल इसने क्या पढ़ा था, या किसी स्कूल में इसने हम अपना जो बागवानी होती है स्कूल में, खेल का मैदान होता है या लाइब्रेरी होती है, उसके संबंध में हम बच्चों से कह सकते हैं कि जाइए देख के आइए टेबल पर कितनी किताबें रखी हैं, या फूल के किस पेड़ पर कितने फूल लगे हुए हैं। ये सर्वेक्षण हो जाएगा। तो बच्चों अब इन चीज़ों को करेंगे और फिर हमें आकर के बताएंगे। इससे मौखिक भाषा विकास उनका होता है। डिकोडिंग क्या है? तो डिकोडिंग हम समझ ही चुके हैं कि लिखे हुए शब्द को पढ़ना या पहचानने के लिए उस शब्द के वर्ण यानी अक्षर ध्वनि को पहचानना और ध्वनियों को एक साथ जोड़कर उच्चारित करने की प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। अर्थात जो कुछ लिखा है, शब्द लिखा है बोर्ड पर या कॉपी पर या कहीं पर भी, उसको पहचानना और सही उच्चारण के साथ बोलना, ये कहलाता है डिकोडिंग। ओके। जब पाठक तेजी से शब्दों को पहचानते हैं तो वो अपना पूरा ध्यान ध्वनियों को जोड़ने के बजाय पढ़े गए शब्दों और वाक्यों के अर्थ पर लगा सकते हैं। जो लोग पढ़ लेते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उन वर्णों पर नहीं जाते हैं, हम उस वर्णों की आकृति पर जाते हैं और सीधा उस चीज़ को पढ़ लेते हैं, जैसा लिखा होता है वैसा। कई बार अगर आप भी पढ़ रहे होंगे और आप ध्यान दें कि आप एक एक अक्षर आप ध्यान नहीं देते हैं, फिर वो अक्षर आपकी स्मृति में छप जाते हैं, फिर आप सीधा पूरा शब्द पढ़ लेते हैं। ठीक है। डिकोडिंग के लिए बुनियादी कौशल क्या होते हैं? नंबर 1 तो प्रिंट चेतना होनी चाहिए। प्रिंट चेतना था जो छपा हुआ है उसको देखना आना चाहिए बच्चों को। और दूसरा होता है ध्वनि जागरूकता, कि जो कहा जा रहा है उसको सुनना आना चाहिए। जब प्रिंट चेतना और सुन कर के समझना, ये दोनों चीज़ें बच्चे में विकसित हो जाएंगी, तो वो जो लिखा है उसको जो पढ़ाया गया है कि ये बच्चा ये शब्द, ये जो प्रतीक है वो ऐसा बना है, इसको ये बोलते हैं, बच्चा सुनेगा उनको, फिर वो उस चीज़ को समझेगा और फिर वो उसको डिकोड करना शुरू कर देगा। हम उसे अलग से का दिखाएंगे, फिर वो का शब्द को कहीं पर भी लिखा होगा, अगर हम कटहल लिख देंगे तो बताएगा कि इस शब्द में सबसे पहले जो का लिखा है वो का बना हुआ है। अगर हम इसके बजाय हम महक लिख देंगे तो बच्चा उसको फिर पहचानेगा कि महक शब्द जो लिखा है इसमें पीछे वाला शब्द जो है, पीछे वाला अक्षर जो है, वर्ण है, वो का है। इसी प्रकार से हम कोई भी चीज़ लिख देंगे, मान लीजिए हमने कनक लिख दिया, तो कनक में वो देखेगा कि आगे वाला और पीछे वाला वर्ण जो है वो का है। तो इस तरह से बच्चे डिकोड करना सीख जाएंगे। तो ये प्रिंट चेतना हो गई, ध्वनि जागरूकता हो गई। ध्वनि जागरूकता में हम देखेंगे मिली जुली चीज़ों वाले शब्दों का अभ्यास या तो तुकांत हम उनको बता सकते हैं। जैसे हम बच्चों को बोलेंगे, बाद में ला शब्द वाले हम शब्द बोलेंगे, कुछ शब्द हम बताएंगे, पल, कल, जल। बच्चे इसके बाद खुद दोहराएंगे, खुद बताएंगे कि नल, टल, कुछ भी बता सकते हैं बच्चे। हाँ, अब इनकी व्यवस्थित डिकोडिंग के चरण क्या होते हैं? तो डिकोडिंग के चरण होते हैं कि ध्वनि और वर्ण का सहसंबंध। पहले तो ध्वनि और शब्द का वर्ण का हमें सहसंबंध बच्चों को सिखाना है कि जो लिखा है उसको शुद्ध रूप से कैसे उच्चारित करेंगे। इसके बाद वर्ण पहचान कराएंगे, उसके बाद अक्षर और मात्रा पहचान कराएंगे, जोड़कर जो अक्षर हैं यानी जो वर्ण अलग अलग हैं उनको जोड़ करके शब्द बनाना, शब्द वाक्यांश वाक्य पढ़ने का अभ्यास, उसके बाद सरल पाठ अर्थात डिकोडेबल का अभ्यास हम कराते हैं। ये समूहकर आपके प्रशिक्षण में कराए गए। ये सारे आपके पत्रक हैं जो आपका अब आपका पठन आ गया। पढ़ना सिर्फ वर्णों और अक्षरों को डिकोड करते हुए शब्दों का उच्चारण मात्र नहीं होता है। पढ़ने की प्रक्रिया में बच्चे पाठ को पढ़कर उसका अर्थ निकालते हैं। अर्थ तक पहुंचने में बच्चे अपने अनुभव और भाषाई समझ का प्रयोग करते हैं। अर्थात पठन में आपको सिर्फ डिकोडिंग नहीं लाना है कि बच्चे ने पढ़ लिया, कोई शब्द लिखा है, मान लीजिए लिखा है एक राजा था,
उसका नाम अशोक था। तो ये बच्चे ने इस तरह का अगर बच्चा पढ़ेगा तो बच्चे डिकोड कर रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पठन नहीं कर रहा है, वो बस उन वर्णों को पहचान रहा है और जो हमने उसे बताया है वो ध्वनि के साथ उसको उच्चारित कर रहा है। बल्कि पठन का अर्थ है कि बच्चा उसको पढ़े और पढ़ करके समझ ले। ठीक है। पठन के लिए जरूरी क्या है? तो पठन के लिए कि बच्चे के स्तर का पाठ हो, बच्चे के पढ़ने में गति हो और पढ़ करके बच्चे को वो चीज़ समझ में भी आ रही हो, अर्थात बच्चा उस पर चर्चा भी कर सकने में सक्षम हो पाए। प्रभावपूर्ण पठन में क्या है? तो प्रभावपूर्ण पठन में क्या होता है कि शब्द पहचान में उसकी सटीकता हो, अर्थात जिस शब्द को वो पढ़ रहा है वो शब्द को समझ भी रहा हो। इसका मतलब यही है। शब्द पहचान में स्वतः स्फूर्तता हो। शब्द पहचान में स्वतः स्फूर्तता का अभिप्राय है कि बच्चा उस चीज़ को स्वतः ही समझ रहा हो। अगर कहीं पर लिखा है कि एक बड़ा बरगद का पेड़ था, तो बच्चा उस बरगद शब्द से इस चीज़ को महसूस कर पाए कि बरगद वास्तव में एक पेड़ है, वो इस तरह का दिखता है। अगर बच्चे ने कभी देखा हो बरगद का पेड़ तो वो उसको इमेजिन कर सके। ठीक है। भाव के साथ पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें भाव के साथ पढ़ी जाती है, जैसे कहीं पर कहाँ पर कॉमा लगा है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, ये सब चीज़ें बच्चे को पढ़ने के दौरान वो चीज़ें बच्चे उसको फॉलो करें, तब कहेंगे कि वो पठन कर रहा है। किन किन चरणों से गुजरता है? तो सबसे पहले तो वर्ण मात्राओं का ज्ञान होता है, फिर जोड़कर शब्द बनाता है, फिर वाक्य पढ़ते हो, फिर पाठ को हम पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हमें बच्चों के साथ करना है। पठन विकास के चरण क्या है? तो सबसे पहले तो शिक्षक पढ़ के सुनाएगा, बिल्कुल सुनाएगा। बच्चे को एक चीज़ दिखानी तो पड़ेगी कि आदर्श रूप से कि पठन ये है, तो उसे हम आदर्श पठन कहते हैं। फिर शिक्षक अपने साथ बच्चे को रिपीट करवाएगा, दोहरवाएगा। पहले शिक्षक पढ़ के बताएगा, फिर बच्चा पढ़ेगा, वो कहलाएगा साझा पठन। इसके बाद शिक्षक के मार्गदर्शन में पठन, अर्थात फिर शिक्षक चुप रहेगा, बच्चे से कहेगा कि इस किताब को पढ़िए, इस पाठ को या अनुच्छेद को पढ़िए। बच्चा पढ़ेगा, बच्चा कहीं गलती करेगा तो फिर अध्यापक उसको बताएगा कि इसको इस तरह से पढ़ेंगे। वो ये नहीं कहेगा तुम गलत पढ़ते हो, तुम ऐसा कुछ नहीं कहना है। बच्चा पढ़ेगा, फिर उसको सही उच्चारण के साथ शिक्षक बता देगा और फिर बच्चे से स्वतंत्र पाठन कराया जाएगा। लोगोग्राफिक पठन, ये आपका बिग बुक से पठन, ये सब आपकी उसमें जो किताबें हैं आपकी जो आपको दी जाएंगी उसमें लिखा है। तो इस तरह से आपका 2 दिन का पूरा प्रशिक्षण का एक पूरा संदर्भ है कि हमने क्या सीखा, हमें क्या सीखना है, हमें किन चीज़ों पर विशेष रूप से फोकस करना है। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और इसमें आप कभी भी इस तरह की जो ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है उसको आपको कोई भी चीज़ आपको याद करनी है या आपको ये देखना है कि हम ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग अपने काम को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो से आप लोग ज़रूर मदद ले सकते हैं। मेरा ये प्रयास कैसा रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।